सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि फ़िलहाल मैं आप सबसे आत्मनिर्भर भारत के प्रमुख तत्वों के बारे में बात कर रहा हूं। इसमें मैं 5 प्रमुख तत्वों को आपके सामने रखूंगा जो राजीव कुमार जी ने हम सब के सामने रखे हैं, पाठकों के सामने रखे हैं। उनमें से एक तत्व इनोवेशन और खासकर सेमी कंडक्टर में नए निवेश को लेकर के जो उन्होंने बातें कही थी, वह मैं आपको बता चुका हूं। और अब मैं आगे के कुछ तत्वों पर आ रहा हूं। और जो दूसरा तत्व उन्होंने बताया है वो है रक्षा क्षेत्र को लेकर। फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे। इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। खासकर अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने देखा होगा कि रक्षा क्षेत्र की बात बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज में होने लगी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले हम शांत थे। आप देखिए कि भारत ने रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर प्राप्त करने के लिए काफ़ी पहले से काम करना शुरू कर दिया है। इसे हमें और अधिक तेज करने की जरूरत है। इसलिए नहीं कि हमारे रक्षा को चुनौती है, राष्ट्रीय रक्षा को चुनौती है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये जो आत्मनिर्भरता है, ये आत्मनिर्भरता केवल डिफेंस से रिलेटेड नहीं है। देखिए, जब हम रक्षा का नाम सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि हम डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर बने। वो तो है ही है, लेकिन इसका जो दूसरा जो तत्व है, दूसरा जो क्षेत्र है, वो आर्थिक भी है। आर्थिक क्यों है? आपको मालूम होगा कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों का लगभग 2/3 से ज्यादा आयात करता है। 2/3 से ज्यादा। और जब हम 2/3 से ज्यादा आयात कर रहे हैं तो उसका भुगतान करना पड़ रहा है ना। और भुगतान हम किस में कर रहे हैं? भुगतान हमें करना होता है विदेशी मुद्रा में। डॉलर में हमें भुगतान करना होता है। यानी कि हमारी विदेशी मुद्रा का जो भंडार है उस पर दबाव आता है। जब आप अखबारों में पढ़ते हैं कि हमारा अपना जो रुपया है, हमारी अपनी जो मुद्रा है, उसके कीमत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरावट आ रही, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है। हालांकि यही एकमात्र कारण नहीं होता है, लेकिन एक प्रमुख कारण तो होता है। दोस्तों, इसके बारे में भी एक रिपोर्ट कोट किया है डॉक्टर राजीव कुमार जी ने, और ये बहुत लेटेस्ट रिपोर्ट है और इसे आपको नोट कर लेना चाहिए। रिपोर्ट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की। रिपीट कर रहा हूं मैं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सीपरी। उसकी जो ताज़ा रिपोर्ट आई है उसके अनुसार दुनिया में हथियारों की कुल खरीदी करने में यूक्रेन नंबर 1 पर है। हम समझ सकते हैं कि यूक्रेन नंबर 1 पर क्यों है। रूस के साथ इतने लंबे समय से उसका युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन नंबर 1 पर तो होगा ही होगा। लेकिन जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि हम नंबर 2 पर हैं। भारत नंबर 2 पर है। और अगर कुल वैश्विक खरीदी की बात करें तो हमारी उसमें जो हिस्सेदारी है वो 8.3% है। 8.3%। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम हथियारों के कितने बड़े आयातक हैं, और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है दोनों दृष्टि से। पहला तो यह कि हमें विदेशी मुद्रा देनी होती है। दूसरा ये भी है कि मान लीजिए कि सप्लाई चेन में बाधा पड़ जाए तो क्या होगा? कोई देश जो हमें हथियार दे रहा है, हमें दूसरी तरह के उपकरण दे रहा है, हमें फाइटर प्लेन दे रहा है, वो किसी वजह से देना बंद कर दे, अचानक हम क्या करेंगे? इस दृष्टि से भी आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये है हमारी वर्तमान स्थिति। लेकिन आपको मालूम है कि कैसे भारत ने मेक इन इंडिया के अंतर्गत अब इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है कि नहीं, हम इस क्षेत्र में स्वदेशी उपकरण बनाएंगे। और स्वदेशी पनडुब्बियां वगैरह देखिए कि भारत ने कैसे तैयार की है, कुछ विमान भी तैयार किए हैं। हम इस क्षेत्र में तेजी के साथ अब आगे बढ़ रहे हैं। फिर यहां मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं कि 2024-25 में
भारत का जो स्वदेशी रक्षा उत्पादन है, स्वदेशी रक्षा उत्पादन, वो करीब 1.51 लाख करोड़ रुपए रहा है। 1.51 लाख करोड़ रुपए। अगर हम पिछले साल से इसकी तुलना करें तो यह लगभग लगभग 18% अधिक है। ठीक है, एक साल में अगर हमने 18% की वृद्धि प्राप्त कर ली है तो इसे कहीं ना कहीं संतोषजनक कहा जा सकता है। तो इस पर काम करना हमने शुरू कर दिया है। डेफिनेटली धीरे धीरे होगा ये कि हमारी जो विदेशी पर जो निर्भरता है वो कम होगी, हम इस मामले में आत्मनिर्भर बन सकेंगे। लेकिन बात केवल यहीं तक नहीं रुकेगी, बल्कि हम निर्यात बढ़ाकर रक्षा बाजार में अपनी एक सशक्त उपस्थिति भी दर्ज करा देंगे और इससे रणनीतिक दृष्टि से हम अधिक सुरक्षित भी हो जाएंगे। दोस्तों, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसकी अपनी एक चुनौती भी है। नो डाउट, जैसा कि मैंने कहा कि हमने LCA तेजस बना लिया है, ब्रह्मोस बना लिया है, INS विक्रांत जैसी सफलताएं प्राप्त की हैं, लेकिन फिर भी चुनौतियां बाकी हैं। और जो सबसे बड़ी चुनौती है उस पर आपको ध्यान देना होगा, वो है भारत अब भी इंजनों, सेंसर और हाईटेक कंपोनेंट्स के लिए विदेशियों पर निर्भर है। पहली बात, ये हमारे पास नहीं है। और अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो पाएंगे कि ये सब के सब इनोवेशन की मांग करते हैं, हाई टेक्नोलॉजी की मांग करते हैं। ये हमारे पास नहीं है। कुछ और तथ्यों की ओर उन्होंने इशारा किया है। जो बड़ी परियोजनाएं होती हैं उसके बारे में डॉक्टर राजीव कुमार जी का कहना है कि सालों तक उनके खींचते चले जाने का दुखद इतिहास रहा है। सालों तक वो खींचते चले जाते हैं, पता नहीं वो कब पूरे होंगे। और खासकर अगर रक्षा के क्षेत्र में इतनी देरी होगी तो फिर तो सारा का सारा प्लान धरा रह जाता है। दूसरे क्षेत्रों में तो चलिए थोड़ा सा चल भी जाए, क्योंकि इतनी तेजी के साथ टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, रिक्वायरमेंट बदलती रहती है कि पता लगा कि जब तक हमारी परियोजनाएं पूरी हुई तो वो परियोजना ही अपने आप में पुरानी हो गई है। तो ये बहुत दुखद बात है। उनकी लागत भी बढ़ जाती है और पता लगा कि वो एक प्रकार से कहीं न कहीं पुरानी भी पड़ जाती है। तो दोस्तों, रक्षा का जो क्षेत्र है आत्मनिर्भर बनने का दूसरा प्रमुख क्षेत्र है। दोस्तों, जो तीसरा तत्व उन्होंने आइडेंटिफाई किया है वह है ऊर्जा का क्षेत्र, और इसके लिए उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन तकनीकी को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है। एक रिपोर्ट कोट की है डॉक्टर राजीव कुमार ने इंडिया एनर्जी आउटलुक की। उसमें यह मेंशन किया गया है कि 2000 के बाद से भारत में अब जो ऊर्जा की जरूरत है वो दुगनी हो गई है, दुगनी हो गई है। लेकिन इसके साथ ही इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि भारत अभी भी अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 50% कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों से पूरा कर रहे हैं। हालांकि ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में अब हम 50% उत्पादन करने लगे हैं, 50%। लेकिन अभी भी जो हमारी 50% निर्भरता है, आपको मालूम है कि वो कोयले पर आधारित है, पेट्रोलियम पदार्थों पर आधारित है। स्पेशली उन्होंने डेटा दिया है कि भारत का सालाना जो पेट्रोल बिल है 160 अरब डॉलर का है। 160 अरब डॉलर, यानी कि हमारे कच्चे तेल की जो जरूरत है उसका 85% हम आयात करते हैं। 85%। इतनी सब कोशिशों के बावजूद एक उपलब्धि की भी चर्चा की है डॉक्टर राजीव कुमार ने। उन्होंने कहा है कि PM सूर्य घर, इसे नोट कर लीजिएगा, PM सूर्य घर जैसी योजनाओं के जरिए देश ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अप्रत्याशित जो सफलता है वो हासिल की है। ग्रीन हाइड्रोजन तकनीकी पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं और इस पर हमें निवेश बढ़ाना होगा। और उन्होंने स्पेशली सजेस्ट किया है कि जो सार्वजनिक या निजी जो भागीदारी होती है, जिसको हम पीपल प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, उसको प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है। और फिर उन्होंने एक घटना की भी चर्चा की है कि रिलायंस इंडस्ट्री ने बाकायदे 2030 तक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, रिलायंस इंडस्ट्री ने सन 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में 75,000 करोड़ रुपए
के निवेश की घोषणा की है। यानी कि एक अच्छी शुरुआत हो गई है और आप लगातार अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि इस दिशा में हमारे कदम जो हैं लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि इसमें बहुत जल्दी भारत को सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में 2 क्षेत्रों के बारे में हम लोगों ने बात की है, रक्षा का क्षेत्र और ऊर्जा का क्षेत्र। 2 क्षेत्र अब और रह गए हैं, उनके बारे में हम लोग कल बात करेंगे और इस तरह से ये जो 5 प्रमुख तत्व हैं, ये पूरे हो जाएंगे। आज बस इतना ही और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।